हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आज है डे 6, टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आप लोग पहले इसको पहचान को देखिए। पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा में से कोई भी अगर एक आता हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस का होने का मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कार्य जारी, यानी फ्यूचर टेंस के वे कार्य जो शुरू हो चुके हैं लेकिन समाप्त होने की कोई समय सीमा नहीं है, उन्हीं को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहचान लेंगे कि हाँ यह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप यहीं से पा जाएंगे, शैल बी और विल बी, जिसमें से शैल बी का यूज केवल और केवल सब्जेक्ट आई और बी के साथ किया जाता है, जबकि विल और विल बी का यूज हम लोग बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ कर लेंगे। और ये एक बात मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जैसा कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूं कि दोनों में कंटिन्यूअस टेंस जब भी आएगा तो मेन वर्ब में आईएनजी हमको जोड़ना पड़ेगा। आई थिंक ये बात आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग इसके बारे में एक बार देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव पार्ट को लेकर समझ देते हैं एग्जांपल के साथ कि हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव का ये फार्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इस क्रम में लेकर चलेंगे तो अफर्मेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल है, वे सब गीत गा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या आ गया, गीत गा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे गाना ये क्या है, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब। और इसके साथ क्या आया, रहे होंगे। वही मैंने कहा था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा में से कोई भी एक अगर आएगा तो हम लोग मान लेंगे यह फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो चलिए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट है ना, तो वे सब गीत गा रहे होंगे। एक क्वेश्चन पूछिए सीधे सीधे, कौन गीत गा रहा होगा, है ना, मिल गया। वे सब मीन्स हो गया यहाँ पर दे, है ना। केवल आई और बी के साथ शैल भी आता है, यहाँ पर क्या आया, दे आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विल बी। हो गया ना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब बारी है मेन वर्ब की। मेन वर्ब है गाना, मीन्स सिंग होता है, जिसमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी है ऑब्जेक्ट की, क्या गा रहे होंगे, क्या गा रहे होंगे। ठीक है, आंसर मिल जाएगा गीत। तो हम लोग यहाँ पर दी सॉन्ग लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आई थिंक क्लियर है ना। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं वी को लेके। एग्जांपल है, हम सब कहानी पढ़ रहे होंगे। कौन कहानी पढ़ रहा होगा, तुरंत मिल गया सब्जेक्ट वी, है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी, तो हम लोग भी यहाँ यूज करेंगे शैल बी। ठीक है, अब इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे है मेन वर्ब। मेन वर्ब का काम क्या है, पढ़ना, मीन्स होता है रीड, आईएनजी ऐड कर देंगे, रीडिंग, है ना। क्या पढ़ रहे होंगे, है ना, मिल गया आपको ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे दी स्टोरी। क्लियर है ना। अफर्मेटिव एकदम इजी वे में बनाते चले जाएंगे। तो बस अब ये अफर्मेटिव हो गया। हाँ, तो चलिए हम लोग इसके निगेटिव पार्ट को देख लेते हैं कि निगेटिव पार्ट को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं शैल या फिर विल, यहाँ नॉट और इसके बाद बी, फिर आता है मेन वर्ब जिसमें कि आईएनजी होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, सब्जेक्ट शैल बी, शैल विल, फिर नॉट, उसके बाद बी आएगा, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक वर्ड का होता है तो जो मूल वर्ड होता है, ठीक है,
जो मेन वर्ड होता है उसे हम लोग उसके प्लेस पे रखते हैं, बाकी चीज को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे शैल नॉट बी और विल नॉट बी का यूज किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कैसे है ना। ये एग्जाम्पल है, मैं खाना नहीं पका रहा हूंगा, ये हो गया नहीं, मतलब निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस है, फिर पैटर्न यही आपके सामने है। सब्जेक्ट को ऐड करिए पहले, सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, और आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, शैल। शैल नॉट बी, है ना। देखिए शैल नॉट बी, फिर आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब है पकाना, पकाना मीन्स कुक, जिसमें कि आईएनजी ऐड करना होगा। ठीक है, अब क्या बचा है, केवल खाना बचा है, यहां पे लिख देंगे दी फूड। है ना क्लियर, एकदम इजी है ये। करना यही है कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों का हो जाए तो हम लोग उन शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग ये हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, वह मुझे नहीं बुला रही होगी। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एकदम सेम पैटर्न है। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया शी, है ना। और सी देखिए आई और बी के साथ शैल भी आएगा, बाकी सबके साथ विल भी आएगा, और चूंकि ये निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट बी। और मेन वर्ब क्या है, बुलाना, है ना। बुलाने का इंग्लिश कॉल होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉलिंग। किसको बुला रही होगी, मुझे। ठीक है, टेंशन मत, आपको नहीं, मुझे। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। आई थिंक आप लोग अफर्मेटिव और निगेटिव को समझ लिए। तो चलिए फिर अब इसके निगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव पार्ट को भी देख लिया जाए। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हुआ, शैल और विल यहाँ पे आ गया, और ये बी क्या हो गया, अलग हो गया, जो कि सब्जेक्ट के बाद आया है। निगेटिव में कहा आया था, नॉट के बाद आया था, और यहाँ पर कहा आया, सब्जेक्ट के बाद बी को यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के साथ देखिए, है ना। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह यहाँ आ रहा होगा। अब आपको शैल और विल में से सबसे पहले यूज करना है। आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, वह, है ना। वह, अगर वह है तो क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे विल, ठीक। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को ही, उसके बाद बचा बी, ठीक। फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है आना, यानी ये हो जाएगा कमिंग। और क्या बचा, यहां, यहां मीन्स हियर हो गया, है ना। इजी, एकदम इजी। अच्छा, ऐसे सेंटेंस को निगेटिव करना भी तो आसान है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को यूज किया जाता है, यानी कि ये अगर हमारा सब्जेक्ट है तो यहीं पे नॉट को आना चाहिए था। इसमें देख लीजिए कहां पे हमको लिखना होगा, विल ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना। यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया कमिंग, और ये हो गया आपका हियर, है ना। इजी, एकदम इजी है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, जब वाक्य क्या से शुरू होते हो। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ये हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का मतलब हो गया जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया हो। ठीक है, जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड हमको ऐड करना होगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि शैल रहेगा कि विल। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, बी होगा, यहाँ पे होगा मेन वर्ब जिसमें कि आईएनजी लगेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फॉर्मेट है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो। चलिए एक देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, वे सब कहां जा रहे होंगे, है ना। तो इस सेंटेंस में मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक क्वेश्चन वर्ड दिया है ना। क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड दिया है मतलब इस फॉर्मेट पे आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड है आपका वेयर, सबसे पहले लिखेंगे वेयर, फिर शैल और विल में से एक लगाना है। देखिए तुरंत देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे सब। वे सब मतलब दे हो गए, यहाँ पे वे सब के साथ हम लोग यूज करेंगे विल को, है ना।
फिर इसके बाद आ जाएगा क्या हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होगा दे, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, बी लिखा है, और जाना मतलब गोइंग। क्लियर है, वेयर विल दे बी गोइंग, है ना क्लियर। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इसको निगेटिव करना हो तो फिर हम वही काम करते हैं, इसी सब्जेक्ट के बाद यहीं पे नॉट को लिखते हैं, यानी इसके बाद नॉट को लिखेंगे, मतलब ये होगा वेयर विल दे नॉट बी गोइंग, वेयर विल दे नॉट बी गोइंग, है ना। इस तरह के सेंटेंस हो गए। अगर कह दिया जाए कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो फिर हम लिखेंगे हु विल बी टीचिंग इंग्लिश। वे सब अंग्रेजी कब पढ़ रहे होंगे, व्हेन विल दे बी रीडिंग इंग्लिश, है ना। एकदम इजी वे में आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये हो गया अलग अलग एग्जांपल। तो चलिए हम लोग एक सेंटेंस को इसके सभी पार्ट में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो बी रेडी एंड बी कॉन्सेंट्रेट फॉर दैट। तो ये है एक एग्जांपल, हम सब क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसे हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के पार्ट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। हम सब क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते समय सब्जेक्ट निकालिए। हम सब हो गया सब्जेक्ट, है ना। खेल रहे होंगे ये हो गया मेन वर्ब, और ये बच गया क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वी, ठीक है। और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी, वी शैल बी, है ना। फिर मेन वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा प्लेइंग, और लास्ट में क्रिकेट बच गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी सेंटेंस को निगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, शैल बी के बीच में नॉट को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट बी प्लेइंग, और यहां पे क्रिकेट, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इसी को अगर इंट्रोगेटिव करना हो, जैसे हम कहें क्या हम सब क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना। ये हो गया इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शैल या फिर विल को यूज करना होगा। आप लोग देख लीजिए सब्जेक्ट है हम सब, तो सबसे पहले यूज करेंगे शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट वी, फिर आएगा बी, और यहां पर मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, है ना। शैल वी बी, फिर मेन वर्ब है, और उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसको निगेटिव करना हो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा शैल वी नॉट बी। देखिए वी के जस्ट बाद क्या आ गया, नॉट आ गया, है ना। वी शैल नॉट बी, यहां पे लिखेंगे प्लेइंग, और लास्ट में लिख देंगे क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क यहां पे पुट अप करेंगे, है ना। अब इसको हम इस क्वेश्चन वर्ड में बदलने वाले हैं, इस सेंटेंस को अगर दूसरे क्वेश्चन वर्ड में बदलना हो तो हम कहेंगे हम सब क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, क्यों खेल रहे होंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कहां खेल रहे होंगे, क्यों खेल रहे होंगे, कब खेल रहे होंगे, कैसे खेल रहे होंगे, ठीक है। सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको एक ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसमें क्या है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड आ चुका है तो हमको ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में देंगे शैल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होगा वी, फिर उसके बाद बचा हुआ हिस्सा है बी, यहाँ पे लिखेंगे प्लेइंग, और लास्ट में लिखेंगे क्रिकेट, ठीक। इसको निगेटिव करना हो तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना। अगर वी लिखा हुआ है तो उसके जस्ट बाद नॉट को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे समाप्त हुआ। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया डे 6 है, यानी कि कुल मिला के टेंस के 6 पार्ट को, 6वें पार्ट को हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें 3 इंडेफिनिट हो चुके हैं, 3 कंटीन्यूअस हो चुके हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती भी हैं, और वीडियो के लास्ट में जो भी एक्सरसाइज आपको दिए जाते हैं आप उन्हें सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज इंप्रूव होता जाए। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप लोग फिर मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी हर समस्याओं का कोई ना कोई एक समाधान जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है मैं करने की कोशिश करूंगा, नहीं पता है तो कहीं और से हेल्प लेके पता करूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो एक्सरसाइज को आप लोग जरूर करिए, आपके बुक में भी एक्सरसाइज होगा, अपने मन से खुद के सेंटेंस को प्रोड्यूस कीजिए और उनको भी ट्रांसलेट करिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड विद अ न्यू टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए आप लोग अपने बुक्स वगैरह को पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी मैं उन पे भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों का नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।